हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुनील सर एजुकेशनल में। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आप लोगों को जनन चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि जनन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सभी आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो जीवों में जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का नाम है और इसी से रिलेटेड जितने भी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होगा? पत्तियों के द्वारा होगा, फूलों के द्वारा होगा, तना के द्वारा होगा कि कोई नहीं? तो हम लोग पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? फूल के द्वारा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर होगा फूल। ऑप्शन नंबर ए है पत्तियां, बी है फूल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर होगा सही बी। ऑप्शन नंबर सही होगा बी, फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा पौधे जनन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि फूलों में ही नर जनन अंग जो होता है, नर जनन अंग, मादा जननांग सभी पुष्पों में ही पाया जाता है। उसी में पुंकेसर होता है, अंडाशय होता है, वर्तिकाग्र होता है, सभी फूल में ही पाए जाते हैं। इसलिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ से होगा? यह होगा फूलों से। अब क्वेश्चन दूसरा चलते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका और डी है विनम्ब वाहिनी। तो हम लोग जानते हैं मादा के कौन भाग नहीं है जनन तंत्र का? तो अंडाशय मादा का है, गर्भाशय भी मादा का ही जनन भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है नर जनन अंग में होता है। वृषण से एक नली निकलती है जिसको हम लोग शुक्रवाहिका कहते हैं और यह होता है नर जनन अंग में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या सही आंसर। मादा का जनन भाग कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा 3 की ओर। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है किण्वन, बी है बोनापन, सी है मधुमेह और डी है कोई नहीं। तो इसमें जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए है किण्वन, बी है बोनापन और सी है मधुमेह और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्या? कोई नहीं, क्योंकि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलग्न होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। ऑप्शन नंबर होगा डी सही। क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर डी होगा सही। तो ऑप्शन नंबर डी में लगा देंगे टिक, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, कोई नहीं। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा एक पादप एक लिंगी पादप, एक लिंगी मतलब लिंगी आप लोग पढ़े होंगे जो 2 प्रकार के होता है, एक लिंगी और एक द्विलिंगी। तो एक लिंगी जिसमें केवल एक ही लिंग हो और द्विलिंगी में तो वैसा पौधा जिसमें दोनों लिंग हो, नर भाग भी और मादा भाग भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पपीता, यानी कि सही आंसर कौन होगा? पपीता। एक लिंगी पादप कौन होगा? पपीता होगा। अब इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन की विधि है विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, अपखंडन। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होगा? अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट में, सी है मलेरिया और डी है पैरामीशियम। तो सही आंसर कौन होगा? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट और ईस्ट में होता है एक, और एक और होता है ईस्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही बी। किसमें होगा मुकुलन द्वारा प्रजनन? तो ईस्ट में होगा। किसमें होगा? ईस्ट में होगा। अब इसके बाद है 5वां हो गया। छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? फूलों में 2 होता है, कि मादा प्रजनन अंग और होता है नर प्रजनन अंग। तो ऑप्शन नंबर पहला है पुंकेसर, बी है अंडप, सी है वर्तिकाग्र और डी है वर्तिका। तो नर प्रजनन अंग कौन होगा? तो इसमें हो जाएगा पुंकेसर, क्योंकि पुंकेसर में ही पराग कौन होगा? परागन होगा, परागकण होते हैं और इसी से निकलते हैं जो नर भाग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद है 7वां क्वेश्चन,
द्विखंडन होता है किसमें? अबीमा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, कोई नहीं। तो द्विखंडन में क्या होता है? ये अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें एक जीव का शरीर दो भागों में बढ़ जाता है और फिर से दोनों नई नई जीव बन जाते हैं। तो इस प्रकार द्विखंडन किसमें होगा? तो द्विखंडन होगा अमीबा में। किसमें होगा? अमीबा में होगा। द्विखंडन हो जाएगा अमीबा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। सही कौन हो जाएगा? ए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में किस जीव में बहुखंडन होता है? किस जीव में क्या होता है? बहुखंडन होता है। अमीबा में ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रा, सी है मलेरिया और डी है ईस्ट। तो बहुखंडन किसमें होगा? बहुखंडन मतलब होता है एक ही बार में कई जीव का निर्माण होना, मतलब एक ही बार में कई जीव का निर्माण होना। तो ये भी होता है अमीबे में, यानी कि खंडन जो होता है यह अमीबे में भी होता है। अमीबा में दोनों होता है, द्विखंडन भी और बहुखंडन भी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद है नवा क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म के कौन से भाग के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म आप लोग पढ़े होंगे, इसमें पत्तियों के द्वारा होता है कायिक प्रवर्धन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर हो जाएगा ए, पत्तियों के द्वारा होगा क्या? कायिक प्रवर्धन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। तो मानव मादा में निषेचन होता है किसमें? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फलोपियन नलिका में? मादा में निषेचन की क्रिया किस अंग में होगा? गर्भाशय में होगा कि अंडाशय में होगा कि योनि में होगा कि फलोपियन नलिका में होगा? तो हम लोग जानते हैं गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। अंडाशय में क्या होता है? तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। योनि में क्या होगा? तो योनि में वीर्य पहुँचते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। निषेचन कहाँ होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फलोपियन नलिका, डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। कहाँ होगा? फलोपियन नलिका में होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा यह वीडियो, तो आप लोग इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल आप लोग पा सकें और अच्छे एग्ज़ाम में भी बहुत ही बेहतर नंबर ला सकें। यदि आप लोग खासकर 10वीं की तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को सभी वीडियो मिल पाए, क्योंकि यह जितना भी क्वेश्चन है सभी आप लोगों को वर्ग 10वीं की इस चैनल पर मतलब पढ़ाया जा रहा है। इसलिए 10वीं के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो वह छूट नहीं सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर। 11वां, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होगा? पुदीने में होगा कि हल्दी में होगा कि अदरक में होगा कि सब में होगा? देखे होंगे आप लोग, सब में होता है तना के द्वारा ही प्रजनन। सबको हम लोग रोपते हैं तो उसी के तना से नया पौधा का निर्माण हो जाता है, यानी किसके द्वारा होगा? तो सब में होगा। किसके द्वारा? तना के द्वारा ही प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी सही। अब इसके बाद है 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन, खंडन द्वारा जनन किसमें होगा? मेढक में होगा कि सितारा मछली में होगा कि टीडे में होगा कि कौवा में होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सितारा मछली में क्या होता है? खंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेढक में जनन होता है तो निषेचन के द्वारा होगा, टीडा भी निषेचन, कौवा के द्वारा निषेचन, लेकिन बी है जिसमें क्या होता है? खंडन के द्वारा जनन। अब है कायिक प्रवर्धन संभव है किसमें? 13वां क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पतिया द्वारा कि उपयुक्त सभी? तो हम लोग बता चुके हैं कि कायिक प्रवर्धन सब में होता है, जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, पत्तियां से भी होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही। डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, सभी में? अपस्थानिक कलियां आप लोग देखे होंगे आलू में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा बी। किसमें होगा? आलू में। आलू हो जाएगा सही आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है किसमें? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किसमें होगा? तो एक होता है ईस्ट में और एक होता है हाइड्रा में। क्या होता है? हाइड्रा में। सही आंसर कौन हो जाएगा? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रा। अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसमें जनन होगा? तभी बताएं, ईस्ट में और हाइड्रा में। तो हाइड्रा पहलका में था ऑप्शन, और बी में क्या है? ईस्ट है। तो इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? अंडाशय नहीं है, कि गर्भाशय नहीं है, कि शुक्रवाहिका नहीं है, कि डिंबवाहिनी नहीं है? तो हम लोग जान चुके हैं कि अंडाशय मादा जनन का भाग है, गर्भाशय भी है, लेकिन शुक्रवाहिका ही होता है नर जनन अंग। नर जनन अंग का एक भाग है शुक्रवाहिका। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? सी, शुक्रवाहिका हो जाएगा सही आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है यही कि पराग कोश में होते हैं क्या? बाह्य दलपुंज, अंडाशय, अर्णव की परागकण? पराग कोश में क्या होगा? बाह्य दलपुंज होगा कि अंडाशय होगा कि अर्णव होगा कि परागकण होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पराग कोश में पाया जाता है परागकण। देखोगे आप लोग फूल के ऊपर एक चिपचिपा पीले जैसा पाउडर जैसा पदार्थ होता है जिसको छूने पर चिकना होता है, हाथ में भी लग जाता है, उसी को कहा जाता है परागकण। क्या कहते हैं उसको? परागकण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? वैसे जनन कोशिका को नर युग्मक जिन जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहेंगे? मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया सही डी। अब इसके बाद है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? पहला असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, की पोषण की कमी? तो सही आंसर इसका क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाता है तो उस स्थिति में उसे एड्स नामक रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण क्या हो जाता है? एड्स नामक बीमारी हो जाएगा। अब इसके बाद है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है कैसा? पीला होगा कि हरा होगा कि लाल होगा कि सफ़ेद होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे हरे रंग के होते हैं। तो पंखुड़ियों का रंग कैसा होगा? हरा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरा। अब इसके बाद है क्वेश्चन 22 फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है? पुंकेसर बनेगा कि स्त्री केसर बनेगा कि अंडाशय बनेगा कि बीज बनेगा? तो हम लोग बता चुके हैं कि अंडाशय। अंडाशय ही क्या होता है? अंडाशय में ही अंडाणु होता है और वही निषेचन होगा और वही भ्रूण बनेगा और फिर धीरे विकसित होते होते क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो गया? सी, यानी कि क्या हो जाएगा? अंडाशय। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उससे क्या कहते हैं? भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं कि प्रांकुर कहते हैं कि प्रोतंत्र कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहेंगे? प्रांकुर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रांकुर कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है? मतलब एक अकेला जीव रहेगा तो उसमें कौन सा प्रजनन की विधि होगा? तो उसमें पहला ऑप्शन है खंडन, द्विखंडन, बीजाणु संवाद, ये सभी होगा क्योंकि यह अलैंगिक जनन की विधियां हैं और एक ही जीव के द्वारा होता है जनन क्रिया इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें सभी। इनमें क्या हो जाएगा? सही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो 25वां क्वेश्चन है लैंगिक जनन में आवश्यक होती है क्या? लैंगिक जनन के लिए क्या क्या आवश्यक है? केवल नर का होना आवश्यक है कि मादा का होना आवश्यक है कि दोनों का होना आवश्यक है कि कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि जब तक नर युग्मक और मादा युग्मक का संलग्न नहीं होगा तब तक निषेचन की क्रिया नहीं होगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी, यानी कि नर और स्त्री दोनों जननांगों का होना आवश्यक है। किसके लिए? लैंगिक जनन के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर जननांग है कि स्त्री जननांग है कि दोनों है कि कोई नहीं? तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि पुंकेसर में होता है परागकण और ये हो जाएगा कौन सा जननांग? तो हो जाएगा नर जननांग। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, नर जननांग। ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन। अब इसके बाद है 27वां क्वेश्चन पुष्पों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? पुरुषों में हम लोग बता चुके हैं यौनारंभ जब होता है तो क्या है? पहला ऑप्शन है दाढ़ी मूंछ का आना, बी है कंठ का फूलना, मांसपेशियों में उभार आना कि ये सभी?
तो पुरुषों में यौनारंभ के सभी लक्षण है, डाढ़ मूछ भी आते हैं, कंठ का फूलना भी है, मांसपेशियों का उभार होना भी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। क्या हो जाएगा? डी सही। इनमें से सभी, इनमें से क्या होगा? सभी, सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो स्त्रियों के यौनारंभ के क्या लक्षण हैं? स्त्रियों में यौनारंभ के क्या लक्षण हैं? स्तनों की वृद्धि, निस्तंभ का उभार आना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, के सभी। तो सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब परिवर्तन होता है स्त्रियों में, स्तनों की वृद्धि भी होता है, निस्तंभों का उभार भी आना होता है, रजोधर्म प्रारंभ भी हो जाती है। ये सभी गुण है किसका? यौनारंभ का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। नर जनांग निम्नलिखित में कौन है? पहला वृषण है, बी है शुक्रवाहिका, सी है मूत्रमार्ग और डी है सभी। तो देखिए वृषण भी नर का ही जनांग है, शुक्रवाहिका भी नर का ही भाग है और मूत्रमार्ग भी नर का ही भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। इनमें से सभी, सभी क्या है? नर का ही ये भाग है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? अधिवृषण में कि शुक्रवाहिका में कि शुक्राशय में कि वृषण में? शुक्राणु का मोचन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। शुक्रवाहिका में शुक्राणुओं का मोचन होता है। अब इसके बाद 31वां क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो हम लोग बता चुके हैं कि स्त्री में अंडाशय 2 होता है और नर में वृषण 2 होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कितना हो जाएगा? 2। सही आंसर हो जाएगा बी। कितना संख्या होगा? 2 होगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, बीजाणु बनेगा, कि इनमें से युग्मनज बनेगा कि कोई नहीं? तो हम लोग बता चुके हैं कि निषेचन उसी को कहते हैं जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिल करके युग्मनज बनाता है। क्या बन जाएगा? युग्मनज। तो इसको, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा सही सी, युग्मनज। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं कहाँ? शुक्राशय में संचित होगा, ऑप्शन नंबर बी है अधिवृषण में होगा, शुक्रवाहिका में होगा कि मूत्र मार्ग में होगा? तो वृषण में जो बने शुक्राणु होते हैं संचित कहाँ होगा? तो ये होता है अधिवृषण में। शुक्राणु वृषण में तो बनेगा लेकिन संचित होता है जाकर के कहाँ? अधिवृषण में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अधिवृषण। अब चलते हैं क्वेश्चन 33 हो गया 34 की ओर। 34वां क्वेश्चन है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन जो जीवों से क्या होते हैं? जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टकराना, बी है क्षमता, सी है निकेतन और डी है परिवर्तन। कौन सही आंसर होगा इसमें? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाएगा, सही आंसर होगा सी, निकेतक, निकेत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। एक लिंगी पुष्पों का उदाहरण कौन है? वैसा पौधा किसका पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है, यानी कि नर भाग अलग होगा और मादा भाग अलग होगा? ऑप्शन नंबर ए है पपीता, बी है सरसों, डी सी है उड़हुल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पपीता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर कौन होगा? पपीता एक लिंगी पुष्प है। पहले भी इससे हम आगे के क्वेश्चन में बता चुके हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 36। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होते हैं? मानव जनन अंग किस आयु में क्या होते हैं? परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? 12 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में कि 24 वर्ष की आयु में कि 30 वर्ष की आयु में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था प्रारंभ होता है और इसी आयु में क्या होते हैं? मानव अंग परिपक्व और क्रियाशील होना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ, लेकिन सही आंसर क्या होगा? 12 होगा। अब इसके बाद है 37। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ? शुक्राणु नर युग्मक है, इसका निर्माण कहाँ होगा? तो वृषण में होगा कि गर्भाशय में होगा कि अंडाशय में होगा कि इनमें से सभी? तो सही आंसर हो जाएगा वृषण। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। इसके बाद है क्वेश्चन 38वां। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में कि किसी में नहीं?
तो इसमें दोनों में होगा, स्त्री में भी 46 को क्रोमोसोम और पुरुष में भी क्या 46 क्रोमोसोम, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा सी। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाएगा सी, दोनों में होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं 39, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला है कायिक प्रवर्धन, बीजाणु संवाहक, मुकुलन की विखंडन। हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन होगा, तो हाइड्रा में होता है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा। सही आंसर कौन होगा सी। सही ऑप्शन हो जाएगा सही सी, मुकुलन के द्वारा होता है हाइड्रा में प्रजनन। अब इसके बाद है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। बाह्यदल बनाएगा, पंखुंडी बनाएगा, पुंकेसर बनाएगा कि स्त्री केसर बनाएगा। तो आप लोग जान चुके हैं कि परागकण कहाँ से निकलता है, पुंकेसर से। कहाँ से निकलेगा, पुंकेसर से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही होगा कहाँ, बी। अब इसके बाद है 41 क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मुकुलन विधि, बी ऑप्शन है कायिक विधि, सी ऑप्शन है खंडन विधि और डी ऑप्शन है विखंडन विधि। इसका सही आंसर कौन होगा, गन्ना, गुलाब और अंगूर के कृषि में किस जनन का उपयोग करेंगे। तो सही आंसर होगा इसका कायिक विधि। क्या होगा, कायिक विधि, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम लोग गन्ना को कैसे रोपते हैं, तो काट करके रोप देते हैं और फिर से उसी से एक गन्ना को 10-20 भागों में काटते हैं और रोप देते हैं, जिससे नई गन्ना की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आंसर कौन होगा, कायिक विधि। अब है 42वां क्वेश्चन। मादा जनन तंत्र के दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली धागेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिससे क्या कहेंगे, गिरवा कहेंगे कि योनि कहेंगे, गर्भाशय कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी। क्या कहेंगे, गर्भाशय कहेंगे। क्या कहेंगे, गर्भाशय। अब इसके बाद है 43वां क्वेश्चन। माँ के रुधिर में पोषण मिलता है। पहला ऑप्शन है ए है भ्रूण को, बी है गर्भाशय को, सी है गिरवा को, डी है शुक्राणु को। तो माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलेगा, तो ये मिलेगा भ्रूण को। सही ऑप्शन क्या होगा, ए। किसको मिलेगा, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को मिलता है पोषण। अब इसके बाद मानव मादा में गर्भकाल का समय क्या होता है। मानव के मादा अंग में गर्भकाल का समय कितना होगा, यानी कितने माह तक भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में और कितने माह के बाद बच्चे का जन्म होता है। तो इसका सही आंसर होगा 9 माह। कितना होगा, 9 माह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ए, 9 माह हो जाएगा सही आंसर। अब इसके बाद है ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है। 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन कि 5 से 11 दिन। तो ऋतुस्राव का या रजोधर्म का समय क्या होगा, तो ऐसे 2 से 5 दिन होता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन। तो सही आंसर क्या होगा, 2 से 8 दिन। सही आंसर हो जाएगा 2 से 8 दिन। अब इसके बाद होता है 46 क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज से क्या बनता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज से क्या बनता है। बीज बनेगा कि भ्रूण बनेगा कि खून का थक्का बनेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बता चुके हैं कि निषेचन के बाद बनता है भ्रूण। क्या बनेगा, भ्रूण। यानी कि सही आंसर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद है 47वां क्वेश्चन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है। वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, इस क्रिया को क्या कहेंगे, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। क्या कहेंगे, जनन। सही ऑप्शन क्या होगा, ए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हो जाएगा जनन, जिसके द्वारा जीव संख्या में वृद्धि करता है। अब इसके बाद है 48 क्वेश्चन। जनन कितने प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 1 प्रकार का। तो जनन कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का। कौन कौन, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ऑप्शन कौन होगा, सही ए। कितना प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। कौन कौन, तो हो जाएगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सही ऑप्शन क्या होगा, ए। अब इसके बाद है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। 49वां क्वेश्चन है, कौन अलैंगिक जनन की विधि है।
अलैंगिक जनन किसमें होगा, विखंडन के द्वारा कि मुकुलन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा। तो सभी अलैंगिक जनन की ही विधियां हैं, विखंडन भी, मुकुलन भी, बीजाणु जनन भी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सही, डी। इसके बाद है 50वां क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, मुकुलन में निकलेगा कि विखंडन में निकलेगा कि अपखंडन में निकलेगा कि बीजाणु जनन में निकलेगा। तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि मुकुलन में होता है, मुकुलन में जीवों के शरीर से एक उभार निकलता है जिसको हम कहते हैं मुकुल, और वही अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। तो सही आंसर कौन होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुकुलन में होता है, शरीर से कलिका निकलती है। अब इसके बाद है पराग कोश में पाए जाते हैं, क्या पाया जाएगा पराग कोश में, पहला ऑप्शन है दलपुंज, बी है बाह्य दलपुंज, सी है परागकण और डी है स्त्री केसर। तो परागकोश में क्या होगा, तो हम इससे पहले भी बता चुके, परागकोश में होगा क्या, परागकण, जो चिपचिपा पाउडर जैसा पदार्थ होगा जो परागकोश से बाहर निकलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा, परागकण। अब इसके बाद है स्त्री केसर के धारीय भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर के धारीय भाग को क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे, अंडाशय कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे कि पुष्पासन कहेंगे। तो धारीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही होगा। क्या कहेंगे, अंडाशय, जो सबसे नीचे होता है, आधार पर स्थित होता है अंडाशय, और वर्तिकाग्र कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। अब इसके बाद है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहेंगे, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है वर्तिका कहेंगे कि परागकोश कहेंगे कि वर्तिकान कहेंगे कि परागनली कहेंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, परागकोश, जिसी से परागकण भी निकलते हैं बाहर, किससे निकलते हैं, परागकोश से, जो नर भाग है, पुरुष क्या है, नर भाग है पुष्पों का। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, किनमें से कोई नहीं। तो इस सही आंसर किस में होगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि निषेचन होता है लैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन किस में होगा, तो पुष्पी पादप में होगा और जंतुओं में होगा। अब इसके बाद है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है क्या, फूल बनाएगा कि फल बनाएगा कि बीज बनाएगा कि भ्रूण बनाएगा। हम बता चुके हैं फूल और फल और बीज नहीं बनेगा, बनेगा क्या, निषेचन होगा तो सबसे पहले बनेगा भ्रूण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सही होगा, सॉरी इसमें सही आंसर होगा फल। निषेचन के बाद होगा क्या, फल बनेगा, भ्रूण जो बनेगा ये कहाँ होगा, मानव में, मानव में भ्रूण बनेगा, और पेड़ पौधों में क्या बनेगा, फल बनेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाएगी, फल बनाएगी कि बीज बनाएगी कि बीजावरण बनाएगी कि भ्रूण बनाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, बीजावरण। बीजांड की दीवारें मोटी होकर के बीजावरण बना लेती है। अब इसके बाद है 57वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, कौन ऐसा जो केवल पुरुष में होगा, नर जननांग में होगा, फलोपियन नलिका, लोबिया माइनेरा, शुक्रवाहिका की परिपक्व पुटक। तो ये होता है केवल शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका ऐसा भाग है नर जननांग का जो केवल नर में ही पाया जाता है, मादा में नहीं होता है, यानी कि पुरुष में पाया जाएगा। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब इसके बाद है 58वां क्वेश्चन, नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं भ्रूण, युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में कहा जाता है जाइगोट। तो सब सही आंसर क्या होगा, ए, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट। अब इसके बाद है 59वां क्वेश्चन, क्या है 59वां क्वेश्चन, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलेगा। मासिक चक्र के 28वें दिन कि 14वें दिन कि 20वें दिन कि 30वें दिन। तो इसको हम लोग जानते हैं कि 14वें दिन क्या होता है, मासिक स्राव के आरंभ होने के 14वें दिन एक परिपक्व अंडाणु कहाँ निकलता है, बाहर निकलेगा और जाएगा फैलोपियन नालिका में। तो हो जाएगा सही आंसर क्या, 14वें दिन। अब इसके बाद है 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस की टाइफाइड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टाइफाइड, क्योंकि यह जो है लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, बाकी सभी क्या है लैंगिक जनन संचारित रोग, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। इतना था यह सभी जनन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।